बच्चे ये टॉपिक है, इसका नाम मोशनल ईएमएफ है। ऑल दो लास्ट क्लास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने किया था, थोड़ा सा छोटा सा एक्सप्रेशन भी बताया था। देखो बच्चे, मान लो ये टॉपिक हमने जैसे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अभी बताना बच्चे, ये मान लो एक फ्रेम है और ये वाली आर्म मूवेबल आर्म है, मूवेबल आर्म। अच्छा ये बताना बच्चे, अगर ये मूवेबल आर्म बाहर की तरफ मूव करेगी तो क्या एरिया चेंज होगा? एरिया चेंज होगा। इधर देखो, अरे बच्चे लिखो नहीं, इधर देखो, क्या ये मूवेबल आर्म बाहर की तरफ मूव करेगी तो एरिया चेंज होगा? इसमें एरिया चेंज होने से क्या यहाँ फ्लक्स चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? करंट इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि लूप भी कंप्लीट है तो करंट भी इंड्यूस्ड होगा यहाँ पर। तब करंट यहाँ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट वगैरह तो हम बाद में देख लेंगे, तीर वाले मेथड से निकालेंगे, बट अभी हमारा कोई मोटिव नहीं है। बट यहाँ कहानी क्या है कि यहाँ जब ये मूवेबल आर्म बाहर की तरफ मूव करेगी, जैसे यहाँ से यहाँ चलते चलते यहाँ बाहर की तरफ आ रही है, तो एरिया पहले जैसे ये था, अब एरिया बढ़ रहा है जैसे, तो अगर एरिया चेंज होगा यहाँ पर, इफेक्टिव एरिया चेंज होगा, तो एरिया के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा। ये चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, अब ये इसका इंडक्शन होगा, तो भाई कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, बी एल वी। बी क्या है यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड। एल क्या है? लेंथ। और वी क्या है? वेलोसिटी विथ विच। इसमें ना लॉजिक वॉजिक में ढूंढना बच्चे, डायरेक्ट फॉर्मूला है तो ज्यादा मत्था बच्चे कभी मत करना इसके साथ कि क्या है क्या नहीं है। भाई फॉर्मूला लगाना है सीधे सीधे, हमको डायरेक्ट अप्लाई करना है, कुछ दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब बस आगे की कहानी पे हम जाते हैं कि ठीक है ये तो हमने सीख लिया। अच्छा, करंट वरंट भी निकालने को अगर दे दे तो क्या करेंगे? करंट क्या होगा? अच्छा, करंट क्या होता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, वी बाय वी ले लो या आई ई ले लो, क्योंकि यहाँ वी और ई सेम होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह वाला केस नहीं है यहाँ पर। तो ये बी एल वी बाय आर हो जाता है। करंट क्या होता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला यहाँ आ जाता है, तो इसमें कोई खास परेशानी की बात नहीं है। आर जो हो जाता है ये हो जाता है रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस है लूप का या जैसे भी सिचुएशन हो। ठीक है, अब देखो अच्छे हम आगे की तरफ मूव करते हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब बहुत अच्छे लॉजिक से पूरी कहानी समझना बच्चे, बहुत ढंग से पूरी कहानी समझना और पूरा ध्यान देना, फोकस करना। इधर देखो अच्छे, लिखना छोड़ दो बिल्कुल। मान लो हमारे पास एक लूप ऐसा है, फ्रेम है ये, और ये फ्रेम बहुत लंबा है, इसमें तो हमने छोटा ड्रॉ किया, बहुत लंबा फ्रेम है, और ये आर्म मूवेबल है। ठीक है, मूवेबल आर्म है और फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है मतलब क्या है? जैसे मान लो फ्रिक्शन नहीं है, मान लो ये मूवेबल आर्म है। अगर कहीं आपने देखा होगा फ्रिक्शन नहीं होता है, हम धक्का मारते हैं तो चीज क्या होती है? चलती जाती चलती जाती चलती जाती चलती जाती चलती जाती अपने आप चलती जाएगी। ठीक है, तो जैसे मान लो बच्चे, ये मान लो मूवेबल आर्म है, इसको हमने धक्का मारा ही, ठीक है, तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। एक अगर फ्रिक्शन नहीं है तो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। ऐसा तो चलते 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 उसका एरिया चेंज होता जाएगा, क्योंकि वो नहीं, मतलब फील्ड भी बहुत इनफाइनाइट रीजन में बहुत। चलो हम ऐसा केस ले लेते हैं जो इमेजिनरी, जो कि पॉसिबल मान लो नहीं है, फिर बड़े रीजन में, यहाँ तक फील्ड है यहाँ तक फ्रेम है, तो एक बार धक्का मारा, फील्ड पूरे रीजन में है, चलता जाएगा, तो एरिया चेंज होता जाएगा, फ्लक्स चेंज होता जाएगा, करंट मिलता जाएगा। तो यार यहाँ तो बहुत बड़ी मजे की बात है, एक बार हमने वर्क किया पर एनर्जी तो हमको बहुत देर तक मिली जा रही है। क्या नेचर में ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नेचर में ऐसा पॉसिबल सिर्फ एनर्जी मिलना तभी पॉसिबल होता है, जब तक हम काम करते रहेंगे तब तक हमें एनर्जी मिलती रहेगी। विंड पावर प्लांट में जब तक विंड मिल घूमता रहेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। हाइड्रो पावर प्लांट में जब तक टरबाइन घूमती रहेगी तब तक इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। सोलर पावर प्लांट में जब तक सनलाइट आएगी तब तक इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब यहाँ क्या है, एक बार धक्का तो सीधे सीधे मिलता जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता है। देखो अच्छा, नेचर में हर चीज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस होती है। जो लेंज लॉ होता है, लेंज लॉ में हम अपोजिशन पढ़ते हैं, उसका कारण क्या होता है बताते हैं। देखो उस वक्त मैंने कारण नहीं बताया था, बट एक्चुअली क्या है उसका अपोजिशन का कारण ये होता है, जैसे मान लो हम यहाँ पर नॉर्थ पोल पास ला रहे थे, तो यहाँ नॉर्थ क्यों बन रहा था? नॉर्थ बनने का कारण ये था कि यहाँ नॉर्थ बनेगा तो ये नॉर्थ इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। फिर अपोजिशन से हमें क्या फायदा? अगर आप और पास लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत, क्योंकि हमको लाइफ में हर चीज से अपोजिशन मिलता ही है। ऐसा चीज नहीं है कि हमेशा हमें चीज आसान मिल जाए।
हमको अपोजिशन मिलता है, हम अपोजिशन के अगेंस्ट क्या करते हैं, वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, और उस वर्क से हमें कुछ ना कुछ गेन होता है। यहाँ क्या गेन होगा हमें, यहाँ क्या गेन होगा हमें, यहाँ क्या गेन होगा, बोलो इस केस में क्या गेन होगा, बोलो। यहाँ जब आप वर्क करोगे अगेंस्ट में, जैसे हम लाइफ में मेहनत करते हैं, हमें अपोजिशन फेस करना पड़ता है, तो हमें कुछ, हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ जो अपोजिशन होगा हम उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, तो हमें वर्क से क्या मिलेगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। वर्क से क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री में नहीं मिल रही है, वो आपसे मेहनत करवा रही है, वो आपको अपोज कर रही है, इजिली नहीं कहेगी मूव कराओ भाई, मेहनत करो, वर्क करो, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो यहाँ पर क्या ऐसा कुछ होता है, बिल्कुल बच्चे यहाँ पर भी ऐसा कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार छोड़ दो तो ये मूवेबल आर्म चलती जाए चलती जाए चलती जाए। देखो बच्चे फ्रिक्शन मान लो कम है, कई बार बच्चे कहते हैं सब स्लाइड करने में तो आपको धक्का लगाना पड़ेगा, नहीं, कई बार ऐसा होता है स्लाइड आप एक बार एक चीज को धक्का मारो चलता जाए, फ्रिक्शन ही नहीं है, बहुत कम फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन नहीं है तो चलता अपने आप चलता जाएगा। बट क्या फ्रिक्शन हटाने का कोई और फोर्स भी लगेगा जो उसको रोकेगा, जैसे यहाँ तो लग रहा है, उसको मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। यहाँ पर भी बच्चों हमको ऐसा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एक्चुअली क्या होता है बच्चों, हमने 4th चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, व्हेन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। पढ़ा था बच्चे, हमने नहीं पढ़ा था। जब हम कोई करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, फोर्स कितना लगता है, ILB साइन थीटा। कोई बच्चा बताएगा, जैसे हमने ये पढ़ा था कि एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है, इसको फील्ड में रखा, इसमें फोर्स क्यों लगेगा बताना, क्योंकि ये बाहर की फील्ड है और जब करंट इससे फ्लो करेगा तो इसकी खुद की भी फील्ड होगी। जब कोई करंट कैरिंग वायर होती है उसमें जब करंट फ्लो करता है उसके आसपास क्या प्रोड्यूस होती है, फील्ड, तो इसकी फील्ड इंटरेक्शन करेंगी। अब क्या होगा बच्चे, देखो यहां पर एक और फिनोमिना आ जाता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो हो गया, इंडक्शन के बाद एक और फिनोमिना देखने को मिलता है। अब क्या है, इस पूरे लूप में करंट फ्लो करेगा, जैसे मान लो इसमें कहां करेगा, इसमें भी वही करेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो करेगा इस लूप में। तो करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, करंट कैरिंग वायर, ये जो मूवेबल आर्म है सब करंट कैरिंग वायर हो गई। ये मान ली ये वाली हम इसकी बात करते हैं मूवेबल आर्म की, ये करंट कैरिंग वायर है, फील्ड में प्लेस है या नहीं है, इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरीके से निकालते थे बच्चे, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालते थे तो हम ऐसे निकालते थे, आइडियल क्रॉस बी, इस वजह से लगेगा बच्चे। फोर्स का कारण ये होगा, जब कोई करंट कैरिंग वायर किसी फील्ड में रखी होती है उस पर क्या लगता है, फोर्स। क्या ये करंट कैरिंग वायर नहीं है, देखना, क्या ये वायर किसी फील्ड में रखी है, मान लो आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा भूल जाते हैं, हम आते हैं 4th चैप्टर में। 4th चैप्टर में हमने पढ़ा था करंट कैरिंग वायर किसी फील्ड में रखी है उस पर क्या लगता है, फोर्स। फिर बाकी सब भूल जाओ, ये करंट कैरिंग वायर है, ये फील्ड में रखी है, भले करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ है ये हमें मतलब नहीं, अब तो करंट फ्लो कर रहा है ना, अभी तो करंट कैरिंग वायर फील्ड में रखी है, इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब अगर आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालोगे, जो कि मैं फिलहाल आपको अभी नहीं बोल रहा कि निकालो इस तरीके से, तो यहां डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट आता है। अपोजिट किसके अपोजिट, जिस डायरेक्शन में हम बॉडी को धकेल रहे होते हैं उसके अपोजिट। मान लो बॉडी ये मूवेबल आर्म ये आगे मूव कर रही है तो उसमें फोर्स किधर लगेगा, पीछे। अब बताओ बच्चे फोर्स पीछे क्यों लगेगा, क्योंकि फोर्स क्या करेगा, अपोज कहेगा, भैया इतनी आसानी से तो तुम्हें मूव करने नहीं दूंगा, इतनी आसानी से मूव करने नहीं दूंगा, तुम क्या करो, इस फोर्स के अगेंस्ट क्या करो, वर्क करो। देखो बच्चे, क्योंकि अगर मान लो यहां फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहां अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ऐसे तो मैं इसको पुश करता है तो चलता ही जाता, बिना वर्क की इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। मान लो इनफाइनाइट होता, क्या होता, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट अगर होता है तो एक बार धक्का दो तो भाई जाता जा रहा है, एरिया चेंज होता है। साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि ये फोर्स अंदर की तरफ क्यों लग रहा है, वो भी काफी अचंभे में आ गए। तो उन्होंने यही कहा कि देखो अच्छा, नेचर में कोई चीज फ्री नहीं मिलती है। ऐसे तो आप एक बार एक काम करो, मूवेबल आर्म को धक्का दे दो, ये मूवेबल आर्म चलती जाएगी, जो एरिया वो बढ़ता जाएगा, फ्लक्स मिलता जाएगा। तो एक बार की मेहनत से फल हमेशा नहीं मिलता है, हमको हमेशा मेहनत कंटिन्यूसली करनी पड़ती है। तो जब ये मूवेबल आर्म आगे की तरफ मूव करेगी, ऑब्वियस सी बात है एरिया चेंज होगा, और जब एरिया चेंज होगा तो क्या होगा,
ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, और जब करंट इंड्यूस्ड होगा तो क्या होगा, ये जो वाली वायर है, ये वाली मूवेबल आर्म है, ये करंट कैरिंग वायर है, ये फील्ड में रखी हुई मानी जाएगी, और ये जब करंट कैरिंग वायर है, ये फील्ड में रखी होगी, तो उस पर क्या लगने लग जाएगा, फोर्स लगने लग जाएगा, और वो फोर्स क्या करेगा, उसी मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि भाई फ्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, कंटिन्यूसली क्या लगाओ, फोर्स लगाओ। वो रोकेगा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, आपको कंटिन्यूसली फोर्स देना पड़ेगा, एक बार धक्का देके काम चला दोगे इसको, चलता जाएगा। अगर इस रीजन में फील्ड नहीं होती तो एक बार आप पुश कर देते तो ये इन्फिनिटी तक चलता जाता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलनी थी, बट इस रीजन में फील्ड है, और जब इस रीजन में फील्ड है तो फ्लक्स चेंज होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी मिलनी है, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो ऐसे थोड़ी मिल जाएगी, वो उसके लिए क्या करेगा, वो फोर्स लगेगा, फोर्स क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। बट हम मान लो चाहते हैं कि इसको कंटिन्यूसली आगे धकेल के चलाते जाएं, तो हमको उस फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और जहां हम वर्क करेंगे वो वर्क से हमें इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली मिलती जाएगी। वो भी हो सकता है, बट इधर देखो, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली फोर्स के अगेंस्ट वर्क। तो अब मेन बात तो ये, ठीक है चलो ये फोर्स कितना लगेगा, चलो हम मानते हैं कि हम वर्क करेंगे, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, भाई होगा कितना, कितना फोर्स हमें रोक रहा है। इधर देखो फोर्स क्या होता है, ILB sin थीटा। अब देखो जी यहाँ पर आप देखोगे, खास बात है, यहाँ करंट में और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल दिखेगा, करंट कैसे जा रहा है ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर 90, तो साइन 90 क्या होता है बच्चे, 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। किसकी डायरेक्शन बच्चे, करंट की डायरेक्शन बच्चे मैंने ऐसी निकाल ली, वो तीर वाले तरीके से अपने मन में निकाल ली, अभी आपको दिखाई नहीं है, तीर वाला तरीका सीखा था ना अभी हमने। और फोर्स की डायरेक्शन हमने निकाली इससे, फ्लेमिंग्स इससे, फोर्स अपोजिट, अगर हम बाहर की तरफ जा रहे हैं तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ। देखो अच्छा यहाँ पर मैंने 2 स्टेप आपको दिखाए नहीं है, कारण क्या है कि वो मैंने अपने मन में कर लिए। पहला स्टेप क्या है, जैसे ये कि इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, वो मैंने तीर वाला तरीका लगा लिया, तीर वाला तरीका बच्चे बताया था ना, वही तरीका मैंने लगा दिया अपने आप ही, और मैंने लगा दिया तो आपको बताया नहीं, ठीक है, अपने आप ही लगा दिया कि भाई ऐसे तीर वाला तरीका, क्योंकि फिर से पूरा बताने में मेरे को टाइम लगेगा, ये ऐसे फ्लो करेगा। दूसरा ये कि अगर इस आर्म पे फोर्स अंदर क्यों लगेगा, तो मैंने ये लगा दिया आइडियल क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट के कई सारे क्वेश्चन हमने देखे थे पहले भी, तो मैंने 2 चीजें अपने आप ही लगा दी, और उसमें मैंने आपको एंगेज नहीं किया, बस सीधे सीधे फोर्स किधर लगेगा, अगर आर लूप बाहर जा रहा है तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर लगेगा, अपोज करेगा, ठीक है बच्चे। खैर वैसे इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर मुझसे कोई पूछे भी कि सर आप बिना ये सब लगाए फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हो, तो मैं कहूँगा बिल्कुल बता सकता हूँ, क्योंकि हमको हमेशा पता है फोर्स क्या करता है, अपोज करता है, क्या करता है, तो चेंज ये आगे की तरफ जा रहा है तो उसको आगे नहीं जाने देगा, तो फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा। तो डायरेक्टली मेरा आंसर मुझे पता है कि क्या होने वाला है, मैं कोई मेथड लगाऊं ना लगाऊं, फोर्स कितना लगेगा, अंदर लगेगा। कितना लगेगा, फोर्स होता है ILB sin थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इस वायर में किधर जा रहा है बच्चे, ऊपर, और फील्ड किधर जा रही है, अंदर। ये एंगल कितना हो, 90, sin 90 क्या होता है 1, तो फोर्स कितना लगेगा ILB। ये फोर्स रोक रहा है, करंट की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, इतनी, ये यहां से निकालिए ना, मैं BLV बाय R, BLV बाय R, और L और B बच गया, L और B बच गया, कितना हो गया फोर्स, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R। ये फोर्स लग रहा है हमें रोकने के लिए, बट मान लो हम कहेंगे कि नहीं भाई फोर्स लगे हम चलाएंगे, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा चलाने के लिए, ठीक इतना या इससे थोड़ा सा ज्यादा, इतना या इससे थोड़ा सा ज्यादा। थीटा बच्चे करंट के बीच का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, करंट ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, देखो ये एंगल 90 डिग्री हुआ, ये ठीक है। तो हमें इतना फोर्स या इससे ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा उसको चलाने के लिए, तो इतना फोर्स अगर हम लगाएंगे तो हम इसको कंटिन्यूस चला पाएंगे। बट ये फोर्स हमारा हम जो दे रहे हैं एक्सटर्नल, देखो इधर देखो, ये अंदर की तरफ लगा रहे हैं, हमें एक्सटर्नल फोर्स इतना देना पड़ेगा इसको चलाने के लिए, बट हमारा फोर्स क्या कहीं जाया जा रहा है, नहीं। उस फोर्स से क्या हो रहा है, जो हम मेहनत कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। भाई कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, आप मेहनत जो कर रहे हो उसको कहाँ जा रही है, वो मेहनत करवा रहे हैं आपसे। और अगर आप कंटिन्यूसली उसको चलाना चाहते हो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो आपको कंटिन्यूसली पावर देनी पड़ेगी। पावर का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, शायद आपने 11th क्लास में पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ, बट फिर भी बच्चे भी थोड़ा याद कर लेना। अगर हम फोर्स में वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो पावर आ जाएगी, पावर हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। तो ये फॉर्मूला अच्छी याद आ जाता है हमारे पास फाइनली कि फोर्स कितना देना पड़ेगा, पावर कितनी देनी पड़ेगी। ऑल्दो मुझे लगता नहीं आप लोगों को पावर का फॉर्मूला ढंग से याद होगा, 11th क्लास में हमने शायद में भी ढंग से ना पढ़ा। तो ये अच्छे एक्सप्रेशन है हमारा।
हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास एक लूप है, मोशन ईएमएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें एक लूप है, इसमें मूवेबल आर्म है, ये बाहर की तरफ जा रही है, ये बाहर की तरफ जा रही है, फिर ये वापस आएगी ऐसे। तो क्वेश्चन कैसे दिया हुआ एक बार पढ़ लेते हैं। द आर्म पी क्यू, ये एक आर्म है, इसका नाम मान लो है पी क्यू, और ये रेक्टेंगुलर है, ये पूरा लूप है, और इसके अंदर ये जो आर्म है बाहर की तरफ जा रही है, फिर अंदर आ रही है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतने ही रीजन में है, इस आगे के रीजन में फील्ड नहीं है। सिर्फ कहां तक के रीजन में फील्ड है, x इज इक्वल टू बी, मतलब यहां तक के रीजन में फील्ड है, आगे के रीजन में फील्ड नहीं है। अब ये मूवेबल आर्म बाहर की तरफ जा रही है, फिर वापस अंदर की तरफ आएगी। तो ये जब बाहर की तरफ जा रही है और वापस अंदर की तरफ आएगी, तो पूरे मोशन के दौरान जब ये बाहर जाएगी और ये जब ये अंदर आएगी, तो फ्लक्स कैसे वेरी करेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड कैसे वेरी करेगा, फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, पावर कैसे रिक्वायर्ड होगी, इसके बारे में डिस्कशन करना है। और हम ना डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली क्या है कि क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, वहां पे पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो देखो जी, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी मोशन की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लक्स किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो देखो बच्चे, एक बात है, सभी बच्चे यहाँ पर सही आंसर दे रहे थे उसमें, और सभी सही दिमाग लगा रहे थे, बट ग्राफ सही नहीं बना रहे थे। देखो बच्चे, जब ये मूवेबल आर्म यहाँ थी, यहाँ से वो आगे बढ़ेगी धीरे धीरे, तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स क्या होता है पहले तो बताओ, बी ए कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा 1 हो जाएगा, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है, तो फ्लक्स मान लो बी ए हो गया। अब ये जो यहाँ पर ये जो मूवेबल आर्म आगे बढ़ेगी, तो क्या एरिया चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि एरिया जब मूवेबल आर्म आगे बढ़ेगी तो ये एरिया बढ़ेगा, चेंज होगा। बट इसमें भी एक खास बात है, एरिया चेंज होगा, बट कब तक होगा, कब तक होगा? जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक तो एरिया चेंज होगा, इसके बाद एरिया चेंज नहीं होगा। अब कारण क्या है, देखो अच्छा, जब ये मूवेबल आर्म यहाँ आ गया, तो ये पूरा एरिया है। आप कहोगे सर ये पूरा एरिया लो, बट इसमें जो डॉटेड एरिया नहीं है, ये वाला एरिया जो है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इस रीजन में फील्ड नहीं है। जब हम फ्लक्स निकालते हैं, तो फ्लक्स में बी ए कॉस थीटा लेते हैं, उसमें ए में जो एरिया होता है वो लूप का एरिया होता है, बट लूप में भी वहां का एरिया जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब मान लो यहाँ पर, मान लो हम पूरा का पूरा यहाँ से आगे बढ़ गए, यहाँ आगे चलो। अब इसमें आधे रीजन में फील्ड है और आधे में नहीं है, तो जितने रीजन में फील्ड नहीं है उस एरिया को काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, एरिया लूप का होता है। बट शर्त ये होती है कि उस जितना एरिया हम ले रहे हैं उसमें फील्ड होनी चाहिए, और अगर फील्ड नहीं है तो एरिया हम नहीं ले सकते। तो देखो जी, जैसे मान लो स्टार्टिंग की अगर बात करें, जब ये मूवेबल आर्म में, बस ये जो मूवेबल आर्म बिल्कुल यहाँ होगी, बिल्कुल यहाँ चिपटी हुई होगी, बिल्कुल यहाँ, तो कितना फ्लक्स होगा? बिल्कुल चिपटी हुई होगी, जीरो, क्योंकि एरिया तब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इनिशियली फ्लक्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि एरिया जीरो होगा। जैसे से आगे बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ मान लो मूवेबल आर्म यहाँ तक पहुंच गई, यहाँ तक, इधर देखो जी, यहाँ तक पहुंच गई, तब कितना होगा, बी ए कॉस थीटा। भाई देखो, कॉस थीटा तो 1 हो जाएगा, जैसे कि अगर आप एंगल लोगे तो बी ए, एरिया कितना हो जाएगा बच्चे, एरिया की वैल्यू क्या लेंगे, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल ब्रेथ कितनी है, यहां से यहां तक बच्चे ब्रेथ बी लिया जाएगा, लेंथ ये होगी, ब्रेथ कितनी होगी, बी, फ्लक्स। तो अगर हम देखें यहां से यहां तक, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम फ्लक्स और डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करें, ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, स्टार्टिंग में जीरो था, जीरो से धीरे धीरे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, जैसे से ये बाहर की तरफ जा रहा है, एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। कहां, कब तक बढ़ता जाएगा, जब x इज इक्वल टू बी तक जाएंगे। अब मान लो हम बी से बियॉन्ड जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्या इस रीजन में एरिया चेंज माना जाएगा? क्यों एरिया चेंज क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि भले ही एरिया बढ़ रहा है लूप का तो एरिया बढ़ रहा है, बट उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो सिर्फ फिर भी एरिया किधर का लिया जाएगा, सिर्फ अंदर का ही एरिया काउंट करेंगे। समझे या नहीं समझे बोलो बच्चे? एक बार ये बताना है, वन कैसे भी बता देंगे। पहले बताओ, क्या इसके बियॉन्ड जब ये मूवेबल आर्म आगे जाएगी तो क्या एरिया चेंज होगा, नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि भाई एरिया तो बढ़ रहा है। जैसे मान लो यहाँ आ गई, ये मूवेबल आर्म यहाँ आ गई, मान लो ये देखो, ये हमारा लूप है, मूवेबल आर्म मान लो यहाँ आ गई, अब आ भी गई, बट इतने ही रीजन में फील्ड है, आधे ही रीजन में फील्ड है।
तो ये एरिया हमारे किसी काम का नहीं है। समझ में आया? एरिया हम क्या लेंगे, यही लेंगे। जैसे ये आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, तभी भी चाहे ये आगे बढ़ी, एरिया हर केस में क्या लेंगे, यही लेंगे, क्योंकि इतने ही रीजन में फील्ड है। अब आप कहोगे सर एरिया तो पूरा होना चाहिए लूप का यहां से यहां तक, बट इस रीजन में फील्ड नहीं है। तो जब ये आगे बढ़ेगी मूवेबल आर्म यहां से यहां बढ़ेगी, देखो यहां से यहां, कहां से कहां, x इज इक्वल टू बी से लेके x इज इक्वल टू बी तक, तो फ्लक्स में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे सर कांस्टेंट कैसे होगी, भाई देखो कांस्टेंट ऐसे होगी कि यहाँ पे अगर है तो भी यही एरिया लोगे, यहाँ पर है तो भी एरिया यही लोगे। अब एरिया अगर सेम है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो वहां तक है, हाँ वो चेंज हो रही है, हाँ कांस्टेंट है। यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स चेंज हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि एरिया चेंज हो भी रहा है बट उसको चेंज माना नहीं जाएगा। एरिया चेंज होने के बावजूद भी उसको चेंज माना नहीं जाएगा, क्योंकि अगर लूप का एरिया बढ़ भी रहा है बट वो एरिया जो बढ़ रहा है एक्स्ट्रा वो हमारे काम का नहीं है। एरिया हमेशा कितना लेंगे, इतना लेंगे। यहाँ तो एरिया बढ़ रहा था ना बच्चों, देखो देखो ये देखो, यहाँ एरिया कितना होगा, ये यहाँ एरिया कितना होगा, ये यहाँ एरिया, यहाँ पे जो एरिया बढ़ रहा है वो काउंट नहीं होगा। फिर मान लो ये वापस लौट रहा है, क्वेश्चन में ये दिया वापस लौट रहा है, देखो बच्चे x इक्वल टू 2b तक कोई चेंज नहीं है, फिर 2b से वापस आ रहा है, इधर देखना अभी क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है, नहीं होगा। कहां तक नहीं होगा, जहां तक एरिया घट रहा है, एरिया घटने का भी कोई फायदा नहीं। बट यहाँ पर इधर देखो बच्चे, यहाँ पर जैसे यहाँ अंदर आ रहा है जो एरिया चेंज हो रहा है, जैसे इधर देखो बच्चे एरिया जो घट रहा है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उस रीजन में फील्ड नहीं है। बट यहाँ तक ये सिर्फ चलेगा, कहां तक चलेगा बच्चे, बी तक चलेगा। अब जब ये फिर अंदर की तरफ जाएगा ऐसे, फ्लक्स कम होगा तो एरिया कम होने लग जाएगा और फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होते होते क्या हो जाएगा, बिल्कुल अगर ये यहाँ पर आ जाएगी मूवेबल आर्म तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अच्छे हाँ अच्छे, जैसे यहाँ गया फिर वापस, अरे बच्चे एक राउंड के लिए ग्राफ बनाया, एक राउंड के लिए गया, बाहर गया फिर अंदर है। अब देखो बच्चे फ्लक्स की वैल्यू कितनी हुई, इधर देखो ये फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई, अरे बच्चे मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई फ्लक्स की, BLB। क्या इसमें कुछ हार्ड लगा आपको ये बनाने में? अब बताओ बच्चे, पता नहीं क्यों आप लोग का थॉट काम नहीं कर रहा था, बताओ इसमें कुछ हार्ड नहीं था तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे थे? देखो बच्चों एक्चुअली क्या है कि सेकंड जो ग्राफ पूछा है हमें EMF का पूछा है, तो पहले हमें पहले बच्चे चीज समझनी है कि चीज है क्या, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है। देखो बच्चे अब एक्चुअली क्या है कि जो बाकी ये था ये तो इजी था, फ्लक्स EMF थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, पहले तो ये बताओ EMF इंड्यूस्ड कब होगा, क्यों होगा। ये देखो जैसे ये मूवेबल आर्म में बाहर जा रही है, क्या इसमें EMF इंड्यूस्ड होगा? कहां तक होगा, जब तक मैग्नेटिक फील्ड खत्म नहीं हो जाएगी, यहां तक होगा, इसके आगे नहीं होगा। कारण क्यों इसके आगे, क्योंकि देखो बच्चे हमें फैराडे लॉ क्या कहती है, इधर सुनो ध्यान से, जब तक फ्लक्स चेंज होता है तब तक EMF इंड्यूस्ड होता रहता है। मतलब कि इस रीजन में, ये जो रीजन है दिख रहा है, इसमें फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट, जीरो नहीं है बच्चे, कांस्टेंट है। और अगर फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो EMF इंड्यूस्ड क्या होगा, EMF जीरो होगा। अब आप देखो एक तो लॉजिकली दे सकते हो, एक होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या कहता है बच्चे, देखो बच्चे EMF क्या होता है, -N d∅/dt। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है? यस सर। अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब जब हम EMF का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस रीजन में कहां से लेके यहां से यहां तक EMF इंड्यूस्ड जीरो होगा, बिल्कुल जीरो। कहां से कहां तक, B से यहां से यहां तक, जैसे यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। अब बात आती है बच्चों कि ठीक है ये तो जीरो हो गया, बट यहां पे जब ये मूव कर रहा है, इधर देखो ये जो मूवेबल आर्म है यहां से यहां जा रही है, अभी तो एरिया चेंज हो रहा है, अब तो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा ना। जब फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो EMF इंड्यूस होना चाहिए, कितना होगा। देखो अच्छा हमने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर ये ऐसे कोई मूवेबल आर्म है और ये v वेलोसिटी से चल रही है, कितनी वेलोसिटी से चल रही है, v,
तो ईएमएफ इंड्यूस होता है बीएलवी। क्या होता है? बीएलवी। बी क्या होता है, एल क्या होता है, वी क्या होता है बताओ? बी मैग्नेटिक फील्ड, एल लेंथ, और वी मतलब कितनी वेलोसिटी से वो चल रहा है। अब मैं इसको नीचे लोकेट कर रहा हूं। अब आप कहोगे सर नीचे क्यों लोकेट कर रहे हो, नेगेटिव में क्यों ले रहे हो? एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में माइनस आता है, माइनस नेगेटिव साइन आता है। तो अगर फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, ये अगर ये पॉजिटिव में है तो इसके साथ माइनस लग के क्या आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा और टाइम दो, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। अभी आप बस इतना तो समझ गए बीएलवी होता है, मैग्नीट्यूड समझ गए। अब आपको दिक्कत आ रही होगी साइन नीचे क्यों लिया, डायरेक्शन नीचे क्यों ली, इसमें आ रही होगी। देखो अच्छा, यहाँ समझ में आ गया बीएलवी, ऐसे यहाँ पे बीएलवी होता है। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया, बीएलवी तो आपने फॉर्मूला बताया था, बट एक चीज सर ये बताओ, ये ऊपर क्यों है और ये नीचे क्यों है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला तो हमने आपको बताया था। अगर कोई एक मूवेबल आर्म है, वी वेलोसिटी से चल रही होती है, और जब वो चल रही होती है और फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है? बीएलवी। बीएलवी बीएलवी हमने फॉर्मूला बताया था, मोशन ईएमएफ लास्ट क्लास में बताया था। बट अब कहानी आती है कि ये साइन का क्या चक्कर है। देखो अच्छे, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं उसको दो तीन तरीके से पढ़ सकते हैं, तो थियोरेटिकली मैं इसको आपको मैथमेटिकली भी बता सकता हूँ। मैथमेटिक्स क्या कहती है, देखो अच्छा, जब आप लोगों ने शायद डिफरेंशिएशन पढ़ लिया होगा। डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं पढ़ा आप लोगों ने? अच्छा ये बताना, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन। मतलब अगर कोई वन पावर का वेरिएबल है, उसका ये लीनियर, एक्स क्या है, लीनियर फंक्शन है ना। लीनियर मतलब जिसकी पावर क्या होती है? वन। जिसकी पावर टू होती है उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फंक्शन। जिसकी पावर थ्री होती है उसे कहते हैं क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, कोई लीनियर फंक्शन है, इसकी पावर वन है, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? कांस्टेंट। और इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? जीरो। ठीक है, अब मैं आपको मैथमेटिक्स सिखाता हूं। देखो अच्छे, ईएमएफ कैसे मिलता है? फ्लक्स के डिफरेंशिएशन से। ईएमएफ कैसे मिलता है? ईएमएफ के लिए क्या करना पड़ता है? फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ना, और साथ में क्या साइन लगाना पड़ता है? नेगेटिव। देखो अच्छे, ये लीनियर है। देखो अच्छे, ग्राफ अगर देखें तो किस किस टाइप के होते हैं। मान लो ये ग्राफ है, ये किस चीज का ग्राफ कहेंगे? ये कांस्टेंट का ग्राफ है, ये कांस्टेंट का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ होता है? लीनियर। लीनियर पावर वन, ये एक्स की पावर वन होती है। अगर ऐसा ग्राफ हो तो ये किसका ग्राफ होता है? पैराबोला मतलब स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर या क्यूबिक फंक्शन? क्वाड्रेटिक, स्क्वायर। चाहे इसकी शेप पैराबोला होती है। अगर एक्स का स्क्वायर है तो इसे क्वाड्रेटिक ग्राफ कह सकते हो, स्क्वायर का ग्राफ कह सकते हो, और भी नाम दे सकते हो। तो देखो अच्छे, खैर अभी हम स्क्वायर फंक्शन को हटा देते हैं क्योंकि हमारा इसलिए मोटिव नहीं है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो लीनियर है ये ग्राफ। कैसा है? लीनियर। मतलब फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा होता है? फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है? लीनियरली। लीनियर को डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि फ्लक्स है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। लीनियर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट। तो ये लीनियर है तो ये कैसा है? कांस्टेंट है। अब ये नेगेटिव में क्यों है बताओ? क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है? माइनस साइन लगा हुआ है। हाँ, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर इसलिए वो नीचे आ रहा है। बट आपको मैथमेटिक्स समझ में आई? देखो तो किसी बच्चे को फिजिक्स नहीं आती है, मान लो कोई बच्चा कॉमर्स का हो, तो वो भी ये बच्चा ग्राफ बना सकता है बिना फिजिक्स का यूज किए, मैथमेटिक्स का यूज किए। अगर उसको मैथमेटिक्स आती है तो मैथमेटिक्स के हिसाब से वो कहेगा कि सर ये जो है इसके डिफरेंशिएशन से आता है। उसको मान लो फ्लक्स कुछ भी नहीं पता, समझ में आया? वो कहेगा सर इस चीज के डिफरेंशिएशन से आता है। तो इस अगर लीनियर है, लीनियर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और सर ये बाद में पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? बताते हैं, पहले ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब क्या है बच्चे, देखो इसका, ठीक है, अब ये वाले में यहां पॉजिटिव क्यों है? देखो बच्चे, ये भी लीनियर है बट इसका स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है। जैसे मान लो अगर ये x है तो ये माइनस एक्स है, नेगेटिव स्लोप। अगर इसका स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। देखो लाइन पढ़ते हैं बच्चों, लाइन अगर लाइन ऊपर की तरफ जाती है उसका स्लोप कैसा होता है? नीचे तो नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें बच्चों हमको मैथमेटिक्स में पता होनी चाहिए, फिजिक्स नहीं है ये फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये जो ग्राफ आपको बताया है प्रॉपर बताया है मैथमेटिक्स का यूज करके। लीनियर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमको ये देता है। और यहाँ नेगेटिव साइन लगा इसलिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव।
ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप के साथ है, तो पॉजिटिव स्लोप, ये पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव स्लोप के साथ है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया बच्चे? और खैर दूसरी बात रही भी, अगर मान लो ये लॉजिक मुझे नहीं भी पता है तो एक और लॉजिक है। देखो यहाँ जब ये मूव कर रहा है, बाहर जा रहा है और यहाँ जा रहा है, तो दोनों केस में करंट की डायरेक्शन सेम नहीं होगी। बताओ क्यों? क्योंकि इस केस में फ्लक्स बढ़ रहा था और इस केस में फ्लक्स घट रहा था। जब हम मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाते हैं और दूर ले जाते हैं, दोनों केसेस में कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, बट डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। अगर मान लो जब ये बाहर जा रहा है तो करंट की कुछ डायरेक्शन थी, जब ये अंदर आएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चे, ये मत सोचना कि सेम ही रहेगी, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या इसमें हमने कोई बल्ब कनेक्ट किया है क्या? तो इसमें जो करंट मिलेगा कहाँ जा रहा है? किसी काम का है? देखो बच्चे, जब हम किसी एनर्जी को यूज नहीं करते हैं, मतलब बल्ब लगा देते तो बल्ब जल जाता, अब यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो वो जो होगा वो वायर को हीट करेगा, मतलब फिलहाल किसी काम का नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा एक तरीके से, मतलब वो हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगा? डिसिपेट हो जाएगा। अब यूटिलाइज नहीं कर रहे ना, एनर्जी जनरेट हो रही है, हमारे हाथ में आ रही है, बट हम उसे यूज नहीं कर रहे, हमने बल्ब नहीं लगाया। बल्ब लगाते यहाँ पर सर्किट में तो क्या होता? यहाँ से यहाँ तक जाता तो बल्ब जलता, फिर यहाँ बुझ जाता, यहाँ से यहाँ तक बुझा रहता, फिर यहाँ से यहाँ तक जल जाता। बट अभी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपने शायद एक लाइन पढ़ी होगी, लिखा था पावर डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ जूल हीट, ऐसा एक लाइन लिखी हुई थी। तो यहाँ जो पावर प्रोड्यूस हो रही है वो हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वो एक तरीके से कहाँ जा रही है? वेस्टेज जा रही है। मतलब हम जो एनर्जी दे रहे हैं, इधर देखो बच्चे, हमको ये जो मूवेबल आर्म है, इधर देखो, जब हम इसको मूव कराते हैं तो हमको क्या लगाना पड़ता है? फोर्स। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि उसको चलाने के लिए फोर्स देना पड़ता है और हम वर्क करते हैं। हमारा फोर्स कहाँ जाता है? इलेक्ट्रिसिटी देता है। बट यहाँ हमारा फोर्स कोई काम नहीं कर, मतलब बेकार जा रहा है एक तरीके से, क्योंकि वो जूल लॉ ऑफ हीटिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है। खैर, बट हमें एक और चीज पूछिए कि हमें फोर्स कितना देना पड़ेगा। अब फोर्स का फॉर्मूला कैसे निकालें? फोर्स कैसे निकालें बच्चे, बोलो? फोर्स क्या होता है बच्चे, बोलो? फोर्स का दूसरा फॉर्मूला क्या आया था बच्चे, बोलो? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। एक फोर्स का फॉर्मूला ये था, दूसरा फॉर्मूला क्या था? आई एल बी साइन थीटा। अब देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि वैसे तो अब हम इसमें ज्यादा लॉजिक यूज नहीं करेंगे। कारण क्या है कि देखो, ये 1 हो जाता था जब हमने डेराइव किया था। करंट क्या होता था? V बाय, करंट क्या होता था? E बाय आर एल बी। ठीक है, करंट क्या होता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। अब देखो जी, एक चीज ध्यान से सुन लो, इधर देखो बोर्ड पे। एक्चुअली क्या है, एल कांस्टेंट है, क्या लेंथ चेंज हो रही है इसकी, मूवेबल आर्म की? साइज का ये फॉर्मूला नहीं होगा, ये तो फोर्स इनटू वेलोसिटी का हो जाएगा ना फिर। एक मिनट रुको बच्चे, फोर्स होता है आई एल, ये ठीक है बच्चे। देखो इधर देखो बच्चे, ये कांस्टेंट है, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड बच्चे जितने रीजन में है उतने में चेंज तो नहीं हो रही ना। इधर देखो, इधर देखो बच्चे, अब ये तीनों चीजें कांस्टेंट है। इधर देखो, इधर देखो बच्चे, एक बार मैथमेटिक्स का रूल सीख लो, मैं आपको फिजिक्स नहीं समझा रहा हूँ, मैथमेटिक्स समझा रहा हूँ। इधर देखो, अगर मान लो बच्चे कोई ग्राफ है, a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू बी। इधर देखो बच्चे, कोई एक रिलेशन है a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू बी, तो जैसा b का ग्राफ होगा ठीक वैसा ही शेप a का भी होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के हिसाब से a और b सेम ही है, बस b में कुछ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है तो क्या आ जा रहा है? a आ जा रहा है। समझे या नहीं समझे बच्चे? सेम लुकिंग ग्राफ होगा, वैल्यूज सेम नहीं होंगी, लुक में क्या होगा? सेम होगा। जैसे मान लो बच्चे, इधर देखो, इधर देखो, कोई एक ग्राफ है, इधर देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, इधर देखो, इसका ग्राफ जैसे शेप में बन रहा है, अगर मान लो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो शेप चेंज नहीं होगी, बस वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। तो एक्चुअली क्या होता है, किसी भी ग्राफ में हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, तो जैसे ग्राफ लगभग सेम सा बनता है बट वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो फोर्स का जो ग्राफ होगा वो भी लगभग कैसा दिखने में क्या होगा? सेम टू सेम होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के हिसाब से
ये ऐसे बैठ रहा है, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। वैल्यूज क्या होंगी? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, और ठीक ऐसा ही कुछ ग्राफ हो जाएगा इसका। मैथमेटिक्स से बच्चे ध्यान रखना ये सब ग्राफ, अगर मैथमेटिक्स से ग्राफ सीख लोगे तो बेटर रहेगा। क्या आपने सीखा ग्राफ रफ थोड़ा बहुत? यहाँ कोई बुक पड़ी हुई थी सर की ग्राफ की ऐसी। इसके बाद बच्चों पावर का ग्राफ पूछा जा रहा है। पावर का, पावर क्या होता है बच्चों? पावर बताना। पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। देखो बच्चे एक चीज ध्यान रखना, फोर्स का ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों हो सकता है, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। कैसी क्वांटिटी होती है? बट पावर का जो ग्राफ है वो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। क्यों? नेगेटिव में क्यों नहीं हो सकता? पावर जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब देखो अच्छे, इधर देखो, इधर देखो अच्छे बोर्ड पे। अब क्योंकि जो आर्म है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, उसकी वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है, तो ग्राफ इसका भी क्या आएगा? सेम आएगा। बट फर्क क्या होगा कि वो नेगेटिव नहीं होगा, वो ऊपर की साइड ही आएगा, पॉजिटिव साइड ही आएगा, नेगेटिव साइड नहीं बनेगा। बट उसकी वैल्यूज अलग होंगी, जो वैल्यूज पावर की होती है वही वैल्यूज ली जाएंगी। तो ग्राफ इसका भी ऐसा ही होगा, बट वैल्यूज इसकी नेगेटिव, वैल्यूज नेगेटिव नहीं जाएंगी, क्योंकि पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरी बात अच्छे एक और मैं बताता हूं, अगर आप चेक करो डॉट प्रोडक्ट से भी सेम ही रहता है वो। ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे, ये क्या हो जाएगा? पावर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2b, b 2b, b 0, b स्क्वायर एल स्क्वायर v स्क्वायर बाय r। तो पावर का ग्राफ बस नेगेटिव भी नहीं होगा, क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जब हमने पावर निकाला है फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके निकाला है, वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। और कई बार बच्चे कहते हैं सर आप इसको कोई और तरीके से बता सकते हो, उसमें डॉट प्रोडक्ट का रूल भी होता है, बट मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता बच्चे, बस यही आप सोच लो कि पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा होगा। बट इसके ऊपर लॉजिक भी और भी लॉजिक है।